हेलो फ्रेंड्स, आज के डेट है जुलाई 18 2023। ठीक है। फर्स्ट न्यूज़ है, नीति आयोग रिपोर्ट सेज दैट 13.5 करोड़ पीपल लिफ्ट आउट ऑफ द मल्टी नेशनल पॉवर्टी। नीति आयोग का एक इंडेक्स आया है। ठीक है। उस रिपोर्ट का नाम क्या है? नेशनल मल्टी नेशनल पॉवर्टी इंडेक्स और प्रोग्रेसिव रिव्यू 2023। ठीक है। ये नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया है। ओके। तो इन्होंने इसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डाटा कंपेयर किया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कब हुआ था? 2015-16 में। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 कब हुआ था? 2019-21 में। ठीक है। तो उन्होंने बोला है इंडिया हैज रजिस्टर्ड सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ऑफ 9.89 परसेंटेज पॉइंट्स इन द नंबर्स ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर। तो इतना 9.89% मल्टी डायमेंशनली पुअर इंडेक्स में अपना कम हुआ है। ठीक। मतलब 2015-16 में एनएसएच नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में कितना था? 24.8 था। और 2019-21 में 14 हो गए। ठीक है। इतना डाटा याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखिए कि 9.89% कम हुआ है। ठीक है। उसके बाद 13.5 करोड़ पीपल कम आउट ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से वो बाहर आए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में क्या क्या आता है? हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, ये आता है। और ये जो पैरामीटर लिए गए इस रिपोर्ट के अंदर, वो यूनाइटेड नेशंस के अप्रूव्ड पैरामीटर है, उसी से लिए। तो 12 पैरामीटर है, उनके नाम देख लेंगे अपन। फर्स्ट न्यूट्रिशन है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। न्यूट्रिशन फर्स्ट है। सेकंड चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टेलिटी है। नंबर थर्ड का मैटरनल हेल्थ, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूलिंग अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग। और ये जो लास्ट के दो है, ये दो यूनाइटेड नेशंस के इसमें नहीं है, लेकिन आपने ऐड किए हैं, एसेट्स एंड बैंक अकाउंट्स। ठीक है। ये बैंक अकाउंट्स वाला याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। ये सिर्फ इंडिया के इंडेक्स में है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। और ये 10 ऊपर के यूनाइटेड नेशंस के फ्रेमवर्क में भी दिए गए हैं मल्टी डायमेंशनल पावर्टी काउंट करने के लिए। ठीक है। ओके। तो इधर इन्होंने कंपेयर किया है, कौन सा स्टेट किया हुआ है। ठीक है। देखते हैं। रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट डिक्लाइन हुआ है पॉवर्टी में। पहले कितना था? 32% था, अभी 19% हो गया। ठीक है। और उसमें बिहार ने अच्छा किया है, उत्तर प्रदेश ने अच्छा किया है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली, कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु। इस चार्ट में देखेंगे अपन, बिहार में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अंदर 15% था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अंदर 33.7% हो गया। ठीक है। इतना ही याद रखिए। और अर्बन में भी पॉवर्टी कम हुई है उसी पीरियड में, 8.65% था। तो ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिए, दिस रिपोर्ट हैज बीन बेस्ड ऑन द लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21। उसी को नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 बोलते हैं। ठीक है। एंड दिस इज द सेकंड एडिशन ऑफ नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये दूसरी एडिशन है उसकी। और इसमें 12 पैरामीटर्स है जो अपन ने देख लिया अभी। ठीक है। उसके बाद accounts, according to the report, 2015-16 and 2020 19-21 multinational poverty value has nearly halved, मतलब आधी हुई है, फ्रॉम 0.117 टू 0.066। ठीक है। एंड द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम, जो इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी रिड्यूस हुई है कहाँ से? 47 टू 44 से। ठीक है। अभी इसके अपन क्रक्स पॉइंट देखेंगे क्या क्या है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या इसमें अपने को समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट ये था 3.5 करोड़ इंडियन पीपल्स मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कम हुए। इतना, इतने इंडियन स्किप हुए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, मतलब बाहर निकले। ठीक है। स्टीप डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर फ्रॉम 24.85 टू 14.96 बिटवीन 2015-16 एंड 19-20। ठीक है। इतने कम हुए हैं पॉवर्टी में। उसके बाद रूरल एरिया ने ज़्यादा फास्ट डिक्लाइन किया है पॉवर्टी में। पहले 32% था, अभी 19% हो गया। ठीक है। इंडिया ऑन अ ट्रैक टू अचीव द एसडीजी टारगेट्स। तो जो एसडीजी गोल थे, जो 2030 तक अपने को पॉवर्टी खत्म करनी थी, हाफ करनी थी, तो उसको अपन ने 1.2% ज़्यादा, जितना टारगेट से तय किया गया था उससे ज़्यादा 1.2% अपन अहेड है उसके। ठीक है। यही इस पॉइंट का मतलब है। जो 2030 में जो डेडलाइन दी थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर कि अपने को पॉवर्टी कम करनी है, तो उसके हिसाब से आज जितनी पॉवर्टी कम करनी थी उसी हिसाब से अपन 1.2% ज़्यादा करके रखिए। यही इसमें है। सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट्स अक्रॉस ऑल द, अभी जो 12 के 12 इंडिकेटर्स हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के,
उस सब में अपन ने इम्प्रूवमेंट किया है, ठीक है, सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट किया है। उत्तर प्रदेश हैज रजिस्टर्ड द हाईएस्ट डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पुअर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है पुअर का नंबर, विथ 3.43 करोड़, इतने कम हुए। उसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश में भी हुए। इम्प्रूवमेंट्स कहाँ कहाँ हुए? इन न्यूट्रिशन, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, सैनिटेशन एंड कुकिंग फ्यूल प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन ब्रिंगिंग डाउन द पॉवर्टी, ठीक है, ये जो पैरामीटर है उसमें इन्होंने कम किया है। यही था इस आर्टिकल में। ये 12 पैरामीटर्स याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लास्ट के दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसेट्स एंड बैंक अकाउंट्स, ठीक है। यही था इस न्यूज़ में, और कुछ नहीं था। उसके बाद एक न्यूज़ है, रशिया हाल्ट्स द यूक्रेन ग्रेन डील टू पुश इट्स एक्सपोर्ट। देखिए, मैं आपको पूरा थीम लाइन बताता हूँ, इशू क्या है। एक डील हुआ था ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। इस डील को किसने ब्रोक किया था? यूनाइटेड नेशंस एंड टर्की ने किया था, इफ आई एम रिकॉलिंग राइट। तो उन्होंने इसको, ये डील किया था रशिया और यूक्रेन के बीच में। तो इस डील के हिसाब से क्या था कि यूक्रेन और रशिया दोनों भी अपना अनाज भेज सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो मेन लाइन थी उसके, जो क्रीमिया से कनेक्ट करती थी, सी लाइन मतलब लैंड रूट जो था, वहाँ पे अभी ना यूक्रेन ने बॉम्ब डाले, तो जो ब्रिज था, जो रोड थे, वो खराब हो गया। तो उसकी वजह से रशिया ने बोला है कि वी आर विड्रॉइंग फ्रॉम दिस ब्लैक ग्रेन इनिशिएटिव, ठीक है। यही था इस न्यूज़ में। इस टर्की एंड यूके ने इस डील को ब्रोक किया था, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इसके अंदर वो ड्रोन से अटैक हुआ, इसकी वजह से वो ब्रिज खराब हो चुका है। और वो एक ही ब्रिज था, ओनली ब्रिज दैट कनेक्टिंग इट्स मेनलैंड टू द क्रीमिया, जो रशिया को क्रीमिया से कनेक्ट करने वाला जो एक ही ब्रिज था वो भी अभी टूट चुका है, ठीक है। और इसकी वजह से रशिया ने विड्रॉ किया है, खुद को सीज किया है इस ट्रीटी से। वो बोले अभी हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। और इस बम्बार्डमेंट में एक सिविलियन कपल की जान भी गई है, ठीक है। और पिछले साल ये एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। और अभी तक इसमें 32 बिलियन टन्स ऑफ यूक्रेनियन ग्रेन एक्सपोर्ट हुआ है। यही था इस न्यूज़ में, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद हाँ, एक आर्टिकल आया है, एडिटोरियल आया है, इसमें यू के यूरोपियन ईयू, ठीक है, नहीं ईयू नहीं, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, यूएई के साथ इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है, जिसके अंतर्गत अपन दिरहम और रुपये में डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सीधा बताता हूँ पूरा आर्टिकल का क्रक्स क्या है। देखिए, अभी 34 ईयर्स हो गए हैं, पहली बार 2014 के बाद, उससे पहले 34 ईयर्स, ठीक है, 2014 के पहले के 34 ईयर्स एक भी पीएम यूएई गए नहीं थे। पीएम नरेंद्र मोदी वॉज द फर्स्ट पीएम आफ्टर 34 ईयर्स जो यूएई गए। अभी उनकी ये तो 2014 से आज तक की उनकी 5th विजिट है, ठीक है। उसके बाद अभी जो यूएनएफसीसी का समिट होगा वो यूएई में होगा, जो नेक्स्ट समिट आएगा, तो उसमें भी ग्लोबल कंसेंसस बनेंगे सारे कंट्रीज के। और इंडिया का बहुत ज़्यादा लोग यूएई में रहते हैं काम करने के लिए, तो वो अपने को बहुत ज़्यादा वहाँ पे अपना डायस्पोरा है, तो अपने रिलेशन अच्छे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया की बहुत ज़्यादा लेबर, जो अनएजुकेटेड लेबर होती है, वो यूएई जाती है, सेटल हो जाती है। तो और वो रिटर्न में बहुत ज़्यादा रेमिटेंस भी भेजते हैं इंडियंस को, ठीक है, तो उससे भी बेनिफिट होता है। इंडिया और यूएई का 85 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है अभी करंटली, तो उसको 100 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचाएंगे अपन, ये कहा गया है। और इंडिया ने यूएई के साथ 1972 में फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन चालू कब किए थे? 1972 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। और बहुत ज़्यादा और अलग अलग इनिशिएटिव्स में इंडिया और यूएई का कॉपरेशन चालू है, जैसे कि आई टू यू टू क्या है? इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए, ये एक क्वाड के जैसा एक 4 लोगों का ग्रुप है, इसको वेस्टर्न क्वाड भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी कोऑपरेशन कर रहा है, इंडिया स्पेस में भी यूएई के साथ कोऑपरेशन कर रहा है, टेक्नोलॉजी में भी कोऑपरेशन कर रहा है। और इंडिया और यूएई का एक ही कहना है कि देयर शुड बी स्ट्रेटेजिक एटोनॉमी। स्ट्रेटेजिक एटोनॉमी का मतलब क्या होता है कि कोई बाहर की कंट्री अपने को ना बताए कि अपने नेशनल पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो उसकी वजह से यूएई भी स्ट्रेटेजिक एटोनॉमी के लिए इंडिया को, रशिया को, चाइना को, यूएसए को, सबसे अपने रिलेशंस बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो कॉमन पॉइंट्स थे उनके, और अपने अपने डिस्कस किए, ठीक है। मतलब दोनों के कॉमन वैल्यूज है ये, यूएई के और इंडिया के। आर्टिकल क्या है वो देखेंगे अभी। देखो, अभी एक एमओयू साइन किया गया है, उसके अंतर्गत
जो ट्रेड होता है यूएई और इंडिया के बीच में, जैसे कि अभी देखो, अगर आपने एक कार खरीदी यूएई में, उसकी वैल्यू है 1000 दिरहम, ठीक है, दिरहम वहाँ की करेंसी का नाम है। तो आप उनको डायरेक्ट दिरहम नहीं दे सकते, तो आपको पहले अपने इंडियन रुपये दिरहम में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। फिर उनको इंडियन रुपये आपको पहले यूएसए डॉलर में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद उनको यूएस डॉलर देने पड़ेंगे, उसके बाद वो यूएस डॉलर को दिरहम में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले ये ट्रेड होता था, सिंपल सी भाषा में आपको बता रहा हूँ मैं। अपने को पहले अगर उनसे चीज़ खरीदनी थी और उनको अपने से खरीदनी थी, तो वाइस वर्सा में, तो उनको पहले उनकी अपने को या उनको अपनी करेंसी पहले यूएस डॉलर में कन्वर्ट करनी पड़ती थी, उसके बाद उनके ओरिजिनल इसमें पेमेंट होता था। लेकिन अभी डायरेक्ट यूएई अपना रुपीज एक्सेप्ट करेगा और अपन दिरहम एक्सेप्ट करेंगे, उसकी वजह से ट्रेड में जो फ्लक्चुएशन होता था, समझो आज अगर किसी ने प्राइस कोट किया इस गाड़ी का, समझो एक 4 व्हीलर का 1000 रुपीज़, लेकिन वो जब तक प्रोसेसिंग होगा पेमेंट का उसमें 2-3 दिन चले गए, तो यूएस डॉलर कम ज़्यादा हो गया, तो उसके बाद तो उनको नुकसान या फायदा होता था, तो वो फ्लक्चुएट ही रहती थी उसमें। तो उसकी वजह से अभी एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो राइटर, ये ज़्यादा एक्सटेंसिव इधर दिया गया नहीं है, लेकिन मैंने जहाँ 4-5 आर्टिकल पढ़ के इसके पॉइंट निकल के आपको बता रहा हूँ। तो यही इस आर्टिकल में, बाकी कुछ नहीं है। तो अभी लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम बनाएंगे, फिर उसके बाद, अभी बना नहीं है, बनाएंगे, तो उसके बाद पूरा इंडियन रुपये और दिरहम में एक्सचेंज वगैरह होगा उनका, ठीक है। यही है। वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है और इंडिया की सेंट्रल बैंक तो आरबीआई, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट, दे एग्रीड टू एस्टेब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर इनेबलिंग द टू कंट्रीज लोकल करेंसी फॉर अ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, ठीक है। यही है जो मैंने आपको बताया। और एक बात, इंडिया और यूएई की इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो गया था 2022 के मई में, ठीक है। इसके अंतर्गत ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के आगे का एग्रीमेंट होता है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों में वी आर डूइंग अ ट्रेड विद देम। तो इसकी वजह से अपने रिलेशन अभी अच्छे होने चाहिए, और इतना बड़ा अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है $85 बिलियन का, तो इट शुड नॉट बी इन यूएस डॉलर ना, इट शुड बी इन आवर करेंसी। अगर अपन ऐसा इनके साथ ये करेंगे तो इट इज डी डॉलराइजेशन ऑफ यूएसए। व्हाट इज डी डॉलराइजेशन ऑफ यूएसए? इसका मतलब ये होता है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सचेंज करने के लिए डॉलर की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप छोड़ दे रहे हो, दूसरे करेंसी पे आप अपनी डिपेंडेंस डाल रहे हो, ठीक है। मतलब आप यूएस डॉलर किसी और पहले ट्रेड नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, दिरहम और इंडियन रुपये में डायरेक्ट ट्रेड कर रहे हो। तो ये डी डॉलराइजेशन ऑफ, ओके, ये हो गया डी डॉलराइजेशन ऑफ यूएस डॉलर। तो ऐसे कर करके अपन अभी, ये अपन यूए के साथ किए, अभी रशिया के साथ भी करेंगे। तो वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ स्कोप ऑन दिस, यही था इस आर्टिकल में, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स कम टू इफेक्ट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ओईसीडी, ये कल पूरा एक्सटेंसिवली मैंने डिस्कस किया, तो इसमें कुछ ये नहीं है, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि इंडिया PG20 की मीटिंग में ये बोलेगा कि जो डील हुई थी 2000 पिछले साल में ओईसीडी के अंदर की, एक मिनिमम ग्लोबल टैक्स बनेगा जिसके ऊपर मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर जो इंडिया के अंदर मुनाफा कमाती है, जैसे कि अमेजोन, लेकिन टैक्स इंडिया को नहीं देती, बाहर देती है, उनके हेडक्वार्टर्स बाहर जहाँ पे टैक्स है उन कंट्रीज है वहाँ पे होते हैं। तो उनके ऊपर एक मिनिमम टैक्स लगाएंगे 15%, अगर उनको एक्सेसिव प्रॉफिट होगा तो 25% टैक्स लगाएंगे, यही है इसमें, ठीक है, इतना याद रखिए। और उसके बाद हाउ द चीताज फेयरिंग, ये भी कल बहुत एक्सटेंसिवली मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पे वही सम अप आया है उसका, कुछ नहीं, फिर से एक बार बता देता हूँ। जो अफ्रीकन चीताज इंडिया के अंदर रिलोकेट किए गए हैं, कहाँ से लाए हैं, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका से, और ये और आएंगे जब तक 30-40 चीता इंडिया के अंदर स्टेबल पॉपुलेशन में ना हो जाए तब तक। और अभी 2 बैच आए हैं, और बैचेस आएंगी। तो उनमें नेचुरल डेथ हो गई है बहुत सारी चीताज की, 2 चीताज की पिछली बार हुई, और एक 2 चीताज की डेथ हो गई। तो कुछ तो नेचुरल कॉज है, उनके उनके बीच में फाइटिंग हो गई प्रे की वजह से, या फिर स्टार्विंग की वजह से मर गए, प्रे नहीं मिलने की वजह से। और अभी जो डेथ हुई है 2 इसकी, तो वो रेडियो कॉलर जो उनके गले में एक पट्टा बांधा जाता है, इसको मैंने कल बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस किया, कौन से मटेरियल से बनता है, क्या बनता है, इसको आप प्लीज़ एक बार देखिए। तो अ, उसकी वजह से उनकी उनका इन्फेक्शन, गले में कुछ पहले एक छोटा इन्फेक्शन हुआ, फिर वो बढ़ गया और वो उनकी डेथ हो गई, यही है उसका रिव्यू। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन बस ऐसे याद रखिए। और नेक्स्ट न्यूज़ में देखिए, यूएस हैंड्स ओवर 105 एंटीक्विटीज टू द इंडिया फॉलोइंग द एग्रीमेंट। देखो, जो अपनी मूर्तियाँ होती है, जो एंटीक्विटीज होती है, जो यूएस अभी अपने को देगा, अभी 105 देगा, ठीक है।
इससे पहले उन्होंने अपने को, जब मोदी की विजिट हुई 2016 में, तो उन्होंने 16 दिए थे आर्टिफैक्ट्स। उसके बाद 2021 की जो 21 में उन्होंने 157 दिए, 2022 में उन्होंने 307 एंटीक्विटीज दिए थे वापस अपने को। और ये पूरे मिला के $4 बिलियन के हो जाते हैं। ठीक है, इंडिया इसमें इसमें ये याद रखिए कि इंडिया एंड यूएसए आल्सो एग्री टू वर्क फॉर कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स। कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स में एग्री किया है, दोनों काम करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसमें प्रिवेंट द इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ कल्चरल आर्टिफैक्ट इन द फ्यूचर। ठीक है, जो फ्यूचर में भी जो इलीगल ट्रैफिकिंग होगा उसको रोकेंगे। ठीक, यही है। जो अभी मूर्तियाँ लाई है वो 105 मूर्तियाँ में 47 जो मूर्तियाँ वो ईस्टर्न इंडिया से है, 27 साउदर्न इंडिया से, 22 सेंट्रल इंडिया से। अभी ये याद करते मत बैठो आप, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं बस आपको मजे के लिए बता रहा हूँ। और इन आर्टिफैक्ट्स का जो टाइम पीरियड है वो सेकंड टू थर्ड सेंचुरी का है। ठीक है, सेकंड टू थर्ड सेंचुरी सी कॉमन एरा का है। यही इस न्यूज़ में था, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपने डिस्कस किया। रशिया एग्जिट कर रहा है। रशिया एग्जिट द यूएन ब्रोकन डील विद यूक्रेनियन ग्रेन वाया ब्लैक सी। क्या डील का नाम क्या था? ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। ठीक है, याद रखिए। बस यही था आज के पेपर में। थैंक यू फॉर डिस्कशन।